नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में आप लोगों को कि बिहार एपीओ में सिलेक्टेड कुछ लोग जिनकी जीवनी आपके लिए प्रेरणा देने वाली होगी, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप इनसे जानना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जो हैं वो सुरजीत सिंह जी हैं, जिनका चयन अभी बिहार एपीओ की परीक्षा में हुआ है। तो सबसे पहले मैं सुरजीत सिंह को बधाई देता हूं इस रूप में चयनित होने के लिए। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं आपके बिहाफ पे उनसे यही सवाल पूछूंगा कि आखिर इनकी एकेडमिक जर्नी कहाँ रही, कहाँ से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की? पढ़ाई बीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा भोजपुर से हुई। मैंने लॉ सर 2018 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इस तैयारी में आगे बढ़ा। इसके उपरांत मैंने बिहार जुडिशियल सर्विसेज 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज की इंटरव्यू भी दी और सेकेंडली मैं फिर बिहार एपीओ का इंटरव्यू दिया, जिसमें मेरा फाइनली चयन हो गया। अच्छा, तो ये जो एपीओ की परीक्षा में आप चयनित हुए हैं, मतलब लॉ के फील्ड में आए हैं जी, तो क्या फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि लॉ कोई पढ़ा है या फिर आप इकलौते हैं जो लॉ के फील्ड में? नहीं सर, फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। मैं पहला ही व्यक्ति हूँ फैमिली से जो लॉ ग्रेजुएट हूँ। और इसकी प्रेरणा या इसका मोटिवेशन, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था हिस्ट्री ऑनर्स से, तो उस समय हमारे कुछ रूम पार्टनर्स, हमारे कुछ सीनियर्स थे जो उस समय लॉ सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे थे, सीएलसी से। वहां पर उनके साथ रहते हुए आईपीसी सीआरपीसी से थोड़ा बहुत रूबरू हुआ, चीजों को जाना समझा, जो चीजें घटनाएं घट रही थी उससे उनसे बातचीत, उनकी बातचीत सुनता था, उनसे कुछ पूछता भी रहता था। तो मोटिवेशन मुझे लॉ करने की बेसिकली वहीं से मिली। अच्छा। इसके उपरांत मैं भी सीएलसी से ही लॉ करना चाहता था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा और मैं अपने होम टाउन आ गया। और ताकि मेरा जो मोटिवेशन मुझे मिला था, मेरा एकेडमिक ब्रेक ना हो, इसलिए मैंने अपने लोकल एरिया से ही, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी से ही, बीर कुंवर सिंह जी यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन करा और फिर आगे अपना तैयारी के लिए अपने इलाहाबाद आ गया सर। इलाहाबाद से अपनी तैयारी पूरी करी। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और ये बात इनके जीवन पर भी बहुत सही लागू होती है, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई की, पहले सिविल की प्रिपरेशन करते थे। जी सर। और सिविल की प्रिपरेशन करने में इनका जीएस बहुत अच्छा हो गया, स्वाभाविक सी बात है। और बिहार यूपी में सेलेक्ट होने के लिए जीएस का पेपर आपका बहुत अच्छा होना भी चाहिए, अदरवाइज सिर्फ लॉ के भरोसे परीक्षा नहीं निकलने वाली, चाहे एपीओ की हो चाहे जे की। तो जीएस इनका बहुत अच्छा हो गया। और वहीं दिल्ली में तैयारी करते समय ही इनको कुछ लोगों की संगत मिली और जो लॉ से जुड़े हुए थे, और वहीं से इनको मोटिवेशन मिला कि ये लॉ के फील्ड में। इनकी इस जवाब से हमें दो बातें निकल के आती। एक तो ये कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे परिवार में कोई लॉ पढ़ा हो तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से कैरियर में, लॉ के फील्ड में अभी बहुत लंबा तो नहीं कर सकते, इस छोटे से कैरियर में इन्होंने 2 इंटरव्यू भी दिए, मतलब एक जगह सेलेक्ट ही हो गए और बिहार पीसीएसए का इंटरव्यू भी दिया। और जबकि इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने लॉ किया हो या चाहे इस प्रकार की परीक्षा क्वालिफाई की। तो ये निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारे परिवार में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिनमें परिवार में कोई सदस्य न होने के बावजूद भी पढ़ाई बच्चों की बिल्कुल लॉ से दूर है, जैसे कि बीएससी और एमएससी करके बच्चे आ रहे हैं और उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो प्रिपरेशन जिस समय आप कर रहे हैं उस समय कितनी गंभीरता, कितनी सीरियसली आप उस चीज को ले रहे हैं, ये मैटर करता है। बैकग्राउंड कितना भी आपका लॉ का होगा, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, और कितना भी दूसरे फील्ड के का बैकग्राउंड होगा फिर भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, यदि प्रिपरेशन करने के दौरान आपका जो प्रिपरेशन है उसमें 100% आपने दिया है। तो आपने ये जो प्रिपरेशन की, इसमें कैसा संघर्ष रहा? मतलब बीच में आपको, जैसे 2018 में आपने एलएलबी की थी, तो 2018 के बाद बिहार में भी 335 या 349 के आसपास सीट आई थी मुझे उम्मीद है, और यूपी में भी 611 सीट आई थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों परीक्षाएं अटेम्प्ट की होंगी। तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? सर वो तो जस्ट पास आउट ही हुआ था मैं 2018 में, तभी वैकेंसीज पास होते होते ही मिल गई थी। तो उसके उपरांत हमने बिहार में तो मेरा प्रिलिमिनरी ही नहीं हुआ था 30th में, और यूपी में मैंने मेंस दिया था, बस कुछ मार्क्स से, पर मेरा मेंस नहीं हो पाया था 610 वैकेंसीज में। तो उसके बाद मैंने अपनी तैयारी में थोड़ा ज्यादा फोकस करा, थोड़ा डीप स्टडी करी, आंसर राइटिंग्स प्रैक्टिस करी, और फाइनली मुझे 2020 में वैकेंसीज दोनों की दोनों मिल गई। 31st भी मिल गई और ये जिसमें मेरा चयन हुआ ये दोनों मिल गया। उसके बाद से सर संघर्ष अब तक था, और फाइनली रिजल्ट 2024 में आया कोविड की वजह से। फाइनली
हालांकि ये वैकेंसी जो थी वो काफी पुरानी है, 2020 की से चलते चलते वो एक साल के गैप पर प्री मेंस और इंटरव्यू सब हुए और अंततः सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज जो बड़ा स्टूडेंट जानना चाहते हैं, और हर व्यक्ति से स्टूडेंट का स्वभाव है कि हर व्यक्ति से उसकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता है, जो भी सक्सेस है जनरली व्यक्ति के मन में होता है कि आखिर इनकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी रही। तो ये आप जरूर बताइए इन लोगों से कि आपकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे पढ़ाई किया आप। सर इस सवाल का जवाब सर काफी लोग मुझसे पूछते हैं, एक्चुअली मेरे जो जूनियर्स हैं या मेरे जो कलीग्स हैं, कि तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या बेहतर तैयारी का स्कोप हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है। सर सबसे पहले मैं जो सभी को बताता हूँ यही होता है कि तैयारी आप मेंस से स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेबस लंबा है और मेंस की तैयारी जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे मस्ट होती है। बिना लिखे सिलेक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो 1% होते हैं, वो एक्सेप्शंस होंगे शायद, क्योंकि पेपर लेंथी होता है। आप कितना नॉलेज रखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं उस 3 घंटे के टाइम में, यह मायने रखता है। और इसके लिए सर आंसर राइटिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमेशा मैं यही कहता हूँ मेंस से तैयारी स्टार्ट करो, और जब मेंस की तैयारी आपकी लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुकी होगी और आपके पास कोई वैकेंसीज आती है, तो उस वैकेंसीज में वैकेंसी आने और प्रीलिमिनरी की डेट में मिनिमम 2 से 4 महीने की गैपिंग्स होती है। जो बचे खुचे हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसकी प्रीलिमिनरी तैयारी बड़े आराम से उस समय हो जाती है। और जब भी आप मेंस की तैयारी पहले कर चुके हैं, उसमें से लगभग 60 से 70% तैयारियां आपकी उसी समय पूरी हो चुकी होती है प्रीलिमिनरी की, तो उस समय प्रीलिमिनरी कोई बहुत बड़ी इशू रहती नहीं है और बड़े आराम से तैयारी हो जाती है उसकी। मतलब इनके कहने का है कि प्रिपरेशन हमेशा मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। यस सर। और मेंस ओरिएंटेड होने का मतलब ये होता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसे लिखने की भी आदत डालिए और स्वयं उसको चेक करिए कि क्या जो मैंने लिखा है वो सही है। हालांकि चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो अपनी कमियों का ध्यान आपको तुरंत उसी समय हो जाता है कि हमसे क्या क्या चीजें मिस हो रही है। जी। और जितनी बार लिखेंगे तैयारी उतनी ही पॉलिश होती है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां अगर आपने मेंस के एंगल से जो टॉपिक पढ़ लिए, उस टॉपिक को आपको प्री के लिए फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टॉपिक हैं जो शेष हैं, जो प्री में ही पूछे जाते हैं, इतना तो आप लोगों को भी आइडिया हो ही गया होगा। उस टॉपिक को प्री के एंगल से पढ़िए, और वो पढ़ने में मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला, 2-4 महीने का बहुत जल्दी आप उस प्रिपरेशन को कर पाएंगे। और अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन करेंगे कि नहीं प्री पहले निकल जाए तो हम मेंस की तैयारी करें, तो जनरली आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्री और मेंस के बीच इतना अंतर नहीं होता है कि आप मेंस की तैयारी कर पाए। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि कहीं कहीं ये भी है कि प्री और मेंस के बीच इतना कम गैप होता है कि वो तो संभव ही नहीं है कि तैयारी हो पाए। तो इसलिए वो वैकेंसी तो आप छोड़ ही दीजिए कि जिसमें आप बाद में मेंस की तैयारी करेंगे। तो अच्छा, मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कब पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है, ये भी एक उत्सुकता रहती है इसमें। सर ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है, हर किसी का अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपना एक तरीका होता है। और रही बात घंटे की, तो सर अगर आपकी बॉडी कैपेबल है, आप अगर थक नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि 8 से 10 घंटे भी खींच जाओ। एक बॉडी है जो जल्दी थक जा रही है लेकिन उसका माइंड शार्प है, तो वो 4-5 घंटे भी पढ़ ले रहा है, तो कमियां उसकी, तो सर ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम एक एवरेज 5 से 6 घंटे तो आपको पर डे देने ही चाहिए। और तैयारी के दौरान ये अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, पूरी तरह से इंडल्ज हो गए हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो फिर समय मायने नहीं रखता कि कब 6 घंटे कब 10 घंटे हो जा रहे हैं, ये चीज पता ही नहीं चलेगा आपको। और ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे ले रहा है। और घंटे से ज्यादा जरूरत है कि आप जिस टॉपिक को लेकर बैठ रहे हो वो देखो कि वो चीज कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। राइटिंग स्किल अगर आप कर रहे हो तो 3 घंटे में एक पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें मायने रखती हैं, घंटा मायने नहीं रखता। टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है, टाइम मायने नहीं रखता। और तैयारी करने में इसलिए घंटों में इसको बांधा नहीं जा सकता, नहीं, क्योंकि सबका मेंटल स्टेटस एक जैसा नहीं होता। तो जिसका जैसा है उसके हिसाब से करें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिनका आईक्यू लेवल ठीक है, जिनको एक बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद हो जाता है, उनको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आईक्यू लेवल अच्छा होने से सिलेक्शन नहीं होना है। मेहनत तो आपको तब भी करनी है, क्योंकि ये परीक्षाएं आईक्यू की नहीं है, ये परीक्षाएं आपकी मेहनत की। यूपीएससी जितने भी
एग्जाम कंडक्ट कराता है, या चाहे पीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो इस बात का एग्जाम नहीं कि आपका दिमाग कितना तेज है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं। परीक्षा आपके लेबर की है कि आप कितने परिश्रमी हैं, अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा होती है। तो इसलिए आपके पास चाहे आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तब भी, और एवरेज है तब भी, मेहनत तो आपको दोनों ही स्थितियों में करनी पड़ेगी। अच्छा सुरजीत, एक बात बताइए कि आपसे इंटरव्यू में ऐसा कुछ ध्यान है कि कोई सवाल आपसे पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन ध्यान है आप? हाँ सर, इंटरव्यू में बेसिकली मुझसे एविडेंस है, एग्जामिनेशंस इन चीफ, री एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद कुछ विटनेसेस के बारे में पूछा गया कि ट्रैप विटनेस क्या होता है, इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है। उसके बाद फिर तीसरे मेंबर्स सर ने पूछा था मुझसे, सीआरपीसी से पूछा था, सेक्शन 311, सेक्शन 313। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस सबमिट कर देता है तो उसके बाद कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सर उसके बाद 313 की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उन्होंने बताया 313 होता क्या, तो हमने बताया था। फिर उसके बाद अगले एक मेंबर्स ने मुझसे सवाल करा था कि सेक्शन 339 आर्टिकल 39A के बारे में, फ्री लीगल एड कहाँ है सीआरपीसी में, तो हमने बताया। फिर पूछा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो हमने बताया। फिर पूछा सीपीसी में भी है क्या, तो बोले सर डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इंडिजेंट पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। तो इंडिजेंट पर्सन, फिर उन्होंने बोला वेरी गुड। फिर बोला कि कौन सा ऑर्डर है वो, तो हमने बोला ऑर्डर 33। सर लगभग इतना ही सर हुआ था। फिर कुछ मेरे हिस्ट्री से क्वेश्चन थे जो सर मेंबर ने पूछा था, यही सब सारे क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग लॉ से ही थे? लगभग लॉ से ही थे। सिर्फ मेंबर जो जिनके बोर्ड में सर पढ़ा था वो मुझसे इतिहास के क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो हमने बताया आर्ट्स रहा है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, हमने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वियना की संधि, ये सब चीज़ें से उन्होंने, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये सब चीज़ें से कुछ पूछा था। तो हालांकि आप लोगों को भी ये पता ही है कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है जी। तो इंटरव्यू में कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जनरली उन चीज़ों पर ध्यान हमको रखना होता है जो हमसे रिलेटेड है। जैसे अगर हम बताए कि हम हिस्ट्री से ऑनर्स ग्रेजुएशन किए, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई चीज़ अगर आप नहीं बताते हैं तो ये घूम फिर के यही वाली बात आती है कि आप लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लॉ से बताएं। कुछ एक्स्ट्रा आपने बता दिया कि हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था सर। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया कुछ बताइए। उसके बाद वीर कुंवर सिंह जी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो हमने बताया था। उसके बाद कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो उस पर भी फेमस चीज है तो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में ऐसा रहता है, उसके प्रति भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूं कि अगर और कुछ बताना चाहें आप अपने जूनियर से, अपने सहपाठियों से जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है, तो उनके लिए कुछ दो शब्द कहना चाहें तो आप कहें। कुछ खास नहीं है, बस हम लोगों ने सर से हमने जो डिस्कशन करी, सर ने हमसे जो पूछा, यही काफ़ी है। मेंस ओरिएंटेड तैयारी आप लोग करें, प्री के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मेंस के तैयारी के दौरान ही आपका 60 से 70% प्री कंप्लीट हो चुका होगा। बची जो 20-30% वो 2-4 महीने मिलते हैं, उसमें बड़े आराम से आपके पूरे हो जाएंगे। इसलिए आप तैयारी हमेशा मेंस की करिए। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे, पीटी, मेंस इंटरव्यू, कभी कभी कुछ चीज़ें कोर्ट केसेस में चली जाती हैं, टाइम लंबा खिंच जाता है, तो पेशेंस की कमी होती है, आदमी का धैर्य टूट रहा होता है, उस समय कोई मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ हमें सर का भी मार्गदर्शन मिला। समय समय पर सर ने हमें बताया कि कहाँ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो क्या करो, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आपके लिए बेहतर है। अपने आप को, अपने पेशेंस को बनाए रखिए। और इन सब चीज़ों के लिए मैं सर का सदा आभारी रहूँगा। और रही बात जूनियर्स की, तो आप लोग बस मेहनत करिए, मेहनत के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करिए जितना हो सके, बार बार लिखिए जितना लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर लेंदी होता है और लेंदी पेपर को कंप्लीट करना है 3 घंटे में। आप कितना जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं फर्क यहाँ पड़ता है, यही मैटर भी करता है। तो बाकी सबके लिए और इन सब चीज़ों के लिए सर का भी धन्यवाद और थैंक यू। तो इनका कहने का आप लोगों ने भी समझ ही लिया होगा कि बार बार इनका कहने का मतलब यही है कि लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका प्री मेंस दोनों हो पाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि प्री नॉलेज से हो सकता है, मेंस कभी भी नॉलेज से नहीं हो सकता। मेंस हमेशा प्रैक्टिस से होता है। जो चीजें आप उनको दिखा पाएंगे उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। आप कितना जानते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता।
क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमने देखे हैं जिनको नॉलेज बहुत है, यस और इतना ही नहीं, प्री उनका कभी नहीं रुकता, लेकिन मेंस 600 सीट में भी नहीं निकल पाता। मेंस कभी इसका मूल कारण यही है कि नॉलेज तो है उनके पास, फ्रेमिंग नहीं है आंसर की, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सिलेक्शन भी किसी कारणवश रुका हुआ है। और ऐसे बच्चे भी हैं, अगर सुन रहे हैं तो जरूर मेहनत करें, अपने लिखने पर मेहनत करें। सब खेल मेंस का ही है। इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। और एक ठीक ठाक इंटरव्यू देके कोई भी आ सकता है जिसने मेंस की परीक्षा क्वालिफाई की। जी जी। अगर कोई उदंडता आप नहीं करते हैं तो उसमें मेंस में नंबर ठीक ठाक मिल ही जाने हैं आप। तो इसलिए आप तैयारी करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सुरजीत को भी कि और ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे ही सुरजीत ने अपनी अभी तक की तैयारी ईमानदारी से की है, उसी तरीके से अपने पद का निर्वहन भी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ये नौकरी नहीं है और इसे नौकरी की तरह करना नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं आपसे अब होंगी। अब उस अपेक्षाओं पर खरा उतरना। जरूर जरूर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।